चुनाव 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 की रणभेरी बज चुकी है और 5 साल से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को हटाते हुए अपने नए नए मुद्दे उछाल कर वोट बटोरने का सपना देख रही। नमस्कार दोस्तों, बात होगी आज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के चुनाव की। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव से 2024 की अगली लकीर खींची जाएगी। उस लकीर को देखते हुए चुनाव में नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। वो मुद्दे किस तरीके के हैं आप देख लीजिए। जिन्ना है, पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, ये मुद्दे उछाले जा रहे हैं और देश का मीडिया 90% इन मुद्दों पर एक बयान आता है, उस पर दिन भर बहस करने लगता है। मीडिया भारत का ये नहीं पूछने को तैयार है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, शिक्षा पर प्रभाव है, तो उन मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन मुद्दा कौन सा होगा? जिन्ना पाकिस्तान का, और इसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान करना है, केवल वोट मिलना चाहिए। ऐसे में कैसे काम चलेगा? विपक्ष की बात को भारत का मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। उसके द्वारा मीडिया जिस तरीके से कैप्चर है और केवल एक सोशल मीडिया का सहारा है। आज आप देखिए कि सरकारी एजेंसियां सत्ता के कब्जे में हैं। देश के गृह मंत्री कैराना में कोरोना प्रोटोकॉल का कैसा उल्लंघन किया, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। वहीं छोटे छोटे मामलों में चुनाव आयोग लगातार एफआईआर दर्ज करा रहा है। वो गृह मंत्री का मामला है तो चुनाव आयोग शांत है। सवाल उठता है, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। मीडिया भी चुप, पूरा दिन कैराना की कवरेज दिखाता रहा, पलायन दिखाता रहा। कैराना में जाकर तो देखिए आप लोग, कैराना में कोई पलायन समस्या नहीं है। पलायन सब जगह से होता है। उत्तराखंड के पहाड़ों से लोग पलायन करके गांव के गांव खाली हो गए। रोजगार के सिलसिले में जहां रोजगार मिलेगा वो आदमी चला जाएगा, रोजगार नहीं होगा तो रुकेगा। इसी तरीके का सब जगह खेल चलता है। पलायन कोई विशेष ऐसा नहीं कि बंदूक की नोक पर किसी कोई भगा रहा है, लेकिन मीडिया पलायन चिल्ला रहा है। मीडिया को बात करनी चाहिए रोजगार की, बेरोजगारी को दूर करने की, चिकित्सा की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महंगाई की। इस पर कोई बात नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे, इसे छोड़िए, इस पर भी मत करिए। अरे भाई, जो देश की हमारी संस्थाएं बिक गई, जिस तरीके से रेल को बेचा जा रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, इस पर बात कर लीजिए। बीएसएनएल का निजीकरण हो रहा है। ये सब निजीकरण की तरफ जो बढ़ रहा है, क्या ये आरक्षण समाप्त करना खेल है? सीधा सीधा है। प्राइवेट सेक्टर पर आरक्षण लागू नहीं होता। प्राइवेट हो जाएगा, बैंक खत्म हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे, तो आरक्षण जिनको मिलता है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। एक तरीके से आरक्षण की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। अब बात होती है कि रणभेरी बजी है। उत्तराखंड में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष तो बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा, क्योंकि 80 करोड़ रुपए तो मुख्यमंत्री जो तीसरे उत्तराखंड के बने हैं उनके प्रचार प्रसार में ही खर्च हो गए। मुख्यमंत्री बताने में, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साबित करने में कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री मैं हूं, उसके प्रचार प्रसार पर 80 करोड़। 80 करोड़ किसके थे? उत्तराखंड की जनता के टैक्स के पैसे थे। उड़ा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज क्या है, अपनी सीट बचाने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। इसी बीच में उत्तराखंड के एक विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में वो ईमानदार सरकार का जो दावा है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात है, कितनी सरकार ईमानदारी थी, उस ऑडियो में खुल गया है। उस ऑडियो को एक बार आप जरा सा सुनिए। ये ऑडियो 1 मिनट 5 सेकंड का है। इसको धीरे से सुनिए
और आपकी समझ में आ जाएगा कि उत्तराखंड की सरकार कितनी ईमानदारी से चली है। दे दे अरे इसकी मजबूरी है यार, सबको अरविंद पांडे को पैसा देना है जी। अरविंद पांडे के अंदर बाथरूम की जरूरत तो उसका भी पैसा है, तो उससे तो बात नहीं करना। मंत्रियों में सबसे भ्रष्ट मंत्री है और विधायकों में सबसे भ्रष्ट विधायक। पहले मदन कौशिक का भ्रष्ट, सबसे अलोकप्रिय। पता करता हूँ नरेश शाह बैठा हुआ, मुझे डिटेल व्हाट्सएप क्या है, गाड़ी वाड़ी कौन सी खड़ी है। नरेश शाह बैठा हुआ है, आप पैसा दीजिए जो मर्जी काम करा दीजिए। जैसे राजेश शुक्ला कहीं से पैसे लेने से वंचित रह गया तो 3 हैं उसके, वो तीनों विधायक से कम नहीं है और तीनों को मालूम है कहाँ से पैसा लेना छोड़ते नहीं है। सब ये हमारे सगे भाई बैठे हैं, 2 भाई और भी हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। संजय एक्टिव है। आपने ऑडियो में सुना कि विधायक जो बोल रहे हैं वो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री को भ्रष्ट बता रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं। शिक्षा के विधायक राजेश शुक्ला को भ्रष्ट बता रहे हैं, वसूलीबाज बता रहे हैं। यहीं तक नगर विकास मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी पर विराजमान मदन कौशिक को पर भी निशाना साध रहे हैं। इसी के साथ साथ वह मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के यहाँ भी बता रहे हैं कि कौन आदमी माल दो और काम करा लो, बीच का आदमी भी बता रहे हैं। इस तरीके की उत्तराखंड में सरकार चली है। उत्तराखंड के 6 महीने का या 4 महीने का मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। तो इस तरीके का, लेकिन आज क्या है, जिन भारतीय जनता पार्टी ने 59 प्रत्याशियों के घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस ने 53 के घोषित किए हैं। ये जो जिनको टिकट मिल गया है वो गली गली अब जाना शुरू हो गए हैं। उसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, सब घूम रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, हमने ये किया वो किया उसका। लेकिन कोई अपना अलग से केवल उनको हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास कार्यों के नाम पर नहीं मांग रहे। ये भ्रष्टाचार की जो बू वाला ऑडियो है, इसने साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में केवल भ्रष्टाचार ही 5 साल तक चला है। हाँ, अगर कहा जाए तो त्रिवेंद्र रावत के टाइम में एक चमक धमक ठनक होती थी, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि केवल गिने चुने सर्किल के लोग थे। त्रिवेंद्र रावत फ्रिज में लग गए, दूसरे आए थे मुख्यमंत्री, अब तीसरे हैं। तो उत्तराखंड की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट चाहिए, काम के नाम पर वोट नहीं चाहिए। भाई, पहाड़ों पर पलायन हो गया है, युवा बेरोजगार है। आर्थिक जो नीति है, जो हमारे नीति आयोग ने रिपोर्ट प्रेषित की है, उसमें आप देखें तो सही कि अल्मोड़ा सहित जैसे जनपद बहुत पिछड़ गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ गए हैं। इसका पूरा आंकड़ा मैं अगले वीडियो में नीति आयोग की आपको दूंगा कि उत्तराखंड की हमारी आर्थिक हालात क्या हैं, बिल्कुल नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन बात कहाँ हो रही है? ना तो बेरोजगारी पे बात कर रहा है, ना महंगाई पे बात कर रहा है। बात कर रहे हैं तो केवल साहब हम भाजपा हैं, राष्ट्रवादी हैं और भारत माता की जय, जय श्री राम, इसके नाम पर हमको वोट दो। जनता वोट देगी, लेकिन जो उस पर संकट है उसका निदान करेगा कौन? इसका जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आपका अमूल्य वोट है, इस अमूल्य वोट का प्रयोग सही ढंग से, सही प्रत्याशी को जो आपके दुख सुख में काम आता हो, जो आपकी भावनाएं समझता हो, जो राजनीति, उसको करिए। यही आपसे अनुरोध करना है। आपके मुद्दों की बात होनी चाहिए, आपकी जन सरोकार से जुड़ी बात होनी चाहिए। अगर पेट भरा, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते ना, भूखे पेट कहाँ भजन होते हैं? अगर किसी को होते हो तो बताओ, लेकिन नहीं। सवाल फिर वहीं आता है कि हमको सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे मिलेगी? उसके लिए आप जो चाहे आप हमसे इस समय करा लीजिए, लेकिन सत्ता दे दीजिए। सत्ता होगी तो सब कुछ है। आप भूखे मरिए, जिंदा रहिए, मरिए, कोई मतलब नहीं, हमको सत्ता दे दीजिए।
कुल मिलाकर राजनीतिक जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है और अगले 3-4 दिन के अंदर बहुत चरम सीमा पर अपने उछाल पर आ जाएगा और आपको सोचना होगा कि आपको इस चुनाव में अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए आपको क्या कदम उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।